नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केदारनाथ सीट पर प्रत्याशी चयन, बीजेपी के लिए चुनौती। 6 नामों का पैनल तैयार। भीतरघात से बचने के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रही बीजेपी। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस को जिताओ कैंडिडेट का इंतजार। 3 नामों को लेकर संशय बरकरार। रेस में सबसे आगे हरक, उपचुनाव लड़ने से कर रहे इनकार। अल्मोड़ा में लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। 3 दिन होंगे 30 से ज्यादा सत्र। लेखन, पर्यावरण और इतिहास पर होगा मंथन। युवाओं को मिलेगी प्रेरणा। उत्तराखंड में थूकजियात पर सरकार का एक्शन। होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट के लिए जारी की एसओपी। अनियमितता बरतने पर 1 लाख तक का जुर्माना। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी के लिए एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति बन चुकी है। सीट एक है, लेकिन दावेदार कई हैं। बीजेपी ने 6 नाम का पैनल आलाकमान को भेजा है। आखिर कौन से नाम लिस्ट में शामिल किए गए हैं और किस नाम पर मोहर लगने की संभावना अधिक नजर आ रही है, इस रिपोर्ट से समझिए। केदारनाथ सीट पर बीजेपी में घमासान। प्रत्याशी चुनना नहीं आसान। 6 नाम का पैनल तैयार। बीजेपी किसे बनाएगी उम्मीदवार। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है। किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए, इसे लेकर संशय बरकरार है, क्योंकि एक सीट पर कई दावेदार हैं। हालांकि उत्तराखंड बीजेपी ने 6 नाम का पैनल बनाकर बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक पैनल में पूर्व विधायक आशा नौटियाल, कर्नल अजय कोठियाल, कुलदीप रावत, ऐश्वर्या रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, कुलदीप आचार्य नेगी के नाम शामिल हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसको प्रत्याशी बनाएगा, सभी लोग उसके लिए काम करेंगे। देखिए, जिला ने जिन लोगों ने दावेदारी की थी उन सबके नाम कलम को भेजे और कल ही हमने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से अपना जो स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है उससे चर्चा करने के बाद 6 नामों का पैनल हमने केंद्र को भेज दिया है। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद ही प्रत्याशी विधिक रूप से घोषित होंगे और जिस दिन भी प्रत्याशी घोषित होगा उसके बाद नामांकन और आगामी प्रत्याशी से जुड़े हुए कार्यक्रम श्रृंखला हम लोग तैयार करेंगे। अभी क्योंकि कल ही पैनल गया है, पार्टी भी अपने स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर जो भी सर्वे है, जो भी चीज़ें वो अपने स्तर पर करेंगे और जो बहुत जल्दी प्रत्याशी घोषणा करेंगे। केदारनाथ से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर उम्मीदवारी करने वाले कर्नल अजय कोठियाल भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मिलने पहुंचे। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि उन्होंने केदारनाथ में आपदा से लेकर अब तक काफी काम किए हैं और वहां सक्रिय भी रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी दावेदारी की है। तो हम भाई साहब से मिले थे, महेंद्र भट्ट जी से, जानकारी देने के लिए कि किस प्रकार से जो हमारे फीडबैक हैं, जो उन्होंने हमसे पहले बोला भी था और क्या उम्मीद है, उसके बारे में जानकारी। साथ में कोई शक नहीं है, क्योंकि केदारनाथ में ही हमारी शुरुआत हुई थी 2013 में, दावेदारी हमने ज़रूर करी है। लेकिन साथ में 2 चीज़ें हैं, क्योंकि पार्टी को हम बड़े सही तरीके से समझते हैं, एक फौजी होते हुए, कि पार्टी हर कार्यकर्ता को जिम्मेवारी देती है कि किस प्रकार की जिम्मेवारी उसने निभानी है। अगर हमको ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवारी देगी, ऑर्गेनाइजेशन की होगी। चुनाव लड़ने की होगी, जैसे बोलेंगे फील्ड, तो फील्ड की होगी। यह जरूर है, फील्ड वाला हमारा जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसमें शायद हम पार्टी के लिए बेहतर करेंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी के अंदर घमासान चल रहा है। पार्टी किसे प्रत्याशी बनाती है, इस पर सभी की नजरें हैं, लेकिन बीजेपी अभी से सभी दावेदारों को मैनेज करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि टिकट पैनल में शामिल 6 लोगों में से किसी एक के नाम पर मुहर लग सकती है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी दावेदारों से बातचीत करते हुए एकजुट होकर चुनाव लड़ने को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस को जिताओ कैंडिडेट की तलाश है। पार्टी किसे चुनावी मैदान में उतारेगी, फिलहाल इस पर तो संशय बरकरार है, लेकिन सियासी गलियारों में कुछ नामों की चर्चा खूब हो रही है। कांग्रेस को जिताओ कैंडिडेट का इंतजार, उम्मीदवार पर संशय बरकरार। कई नामों की हो रही चर्चा, क्या पार्टी करेगी इन पर विचार। उत्तराखंड में पिछले उपचुनाव में 2 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ है। डमाडोल होते कॉन्फिडेंस को संभालने के बाद अब पार्टी की नजर केदारनाथ उपचुनाव पर है और इस सीट पर भी बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस को जिताओ कैंडिडेट की तलाश है। हालांकि किसे पार्टी चुनावी मैदान में उतारने वाली है, इस पर संशय बरकरार है।
लेकिन कुछ नाम सियासी गलियारों में खूब घूम रहे हैं। इनमें हरक सिंह रावत, मनोज रावत, कुंवर सजवाण के नाम की चर्चा हो रही है। हालांकि हरक सिंह रावत हाल ही में केदारनाथ उपचुनाव नहीं लड़ने की बात कह चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस हाईकमान हरक सिंह रावत को ये चुनाव लड़ने के लिए मना सकता है, क्योंकि हरक सिंह रावत का सियासी इतिहास ये कहता है कि वो जहां से भी चुनाव लड़ते हैं जीत पक्की रहती है। तो क्या कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव के लिए हरक सिंह रावत को फिट मान रही है? वहीं मनोज रावत के नाम पर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि वो पहले भी यहां से विधायक चुने जा चुके हैं। ऐसे में मनोज रावत भी जिताऊ चेहरा हो सकते हैं। बता दें कि केदारनाथ की सीट कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस तीसरे स्थान पर थी। यहां से बीजेपी की दिवंगत विधायक शैला रानी रावत को 21,886 वोट मिले थे, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार रहे कुलदीप रावत को 13,423 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस से मनोज रावत को 12,557 वोट मिले थे। बता दें कि उपचुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान ने पर्यवेक्षकों की टीम तैयार की है। ऑब्जर्वर की ये टीम प्रत्याशियों के नाम का पैनल आलाकमान को भेजेगी, जिसके बाद अंतिम नाम की घोषणा होगी। अब तीसरा झटका जो है केदारनाथ विधानसभा के लोग देंगे। हैट्रिक वहां पर कांग्रेस लगाने जा रही है। निश्चित रूप से 4 जो हमारे पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, मुख्य पर्यवेक्षक की भूमिका में माननीय पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी को रखा गया है। उसके बाद उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी हैं, वीरेंद्र जाति जी हैं, विधायक लखपत बुटोला जी हैं। चारों ही ऊर्जावान और युवा और अनुभवी चेहरे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस लाभान्वित होगी इनके अनुभव से, और केदारनाथ उपचुनाव में पूरी तैयारी, पूरी मुस्तैदी के साथ कांग्रेस पार्टी आपको दिखेगी। केदारनाथ उपचुनाव काफी इंटरेस्टिंग होता दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरती दिख रही है। बीजेपी जहां पहले से ही अपनी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को मात देने के लिए जिताऊ कैंडिडेट की तलाश कर रही है। गुरुवार को अल्मोड़ा के मल्ला महल में लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज हुआ और पहले दिन केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हिस्सा लिया। बता दें कि इस साल लिटरेचर फेस्टिवल में 30 से ज्यादा सत्र आयोजित होंगे, जिसमें उत्तराखंड के साथ साथ देश भर के प्रख्यात लेखक, पर्यावरणविद और इतिहासकार हिस्सा लेंगे। इसके अलावा रचनात्मक लेखन और फोटोग्राफी की कार्यशालाओं का भी आयोजन होगा, ताकि प्रदेश के युवा अपनी संस्कृति को जान सके। जिस प्रकार से पूरे कुमाऊं के अंदर अल्मोड़ा का इतिहास रहा है, और ये इतिहास कुमाऊं की राजधानी के रूप में, और ये जिस स्थान में ये हो रहा है ये एक ऐतिहासिक स्थान है। कभी इस मल्ला महल से पूरे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, ये सारा कुमाऊं का जो क्षेत्र है, उसमें नैनीताल, उधम सिंह नगर, उन सब व्यवस्थाओं को चलाने के लिए इस मल्ला महल में जो व्यवस्थाएं रहती थी उन व्यवस्थाओं के अनुसार संचालित होता था। और इसी को आधार मानते हुए अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल 2024 का जो आयोजन किया जा रहा है, ये अल्मोड़ा के उस सांस्कृतिक, उस ऐतिहासिक, उस जो धरोहर हम सबके बीच में है, उसको सजोने का ये काम है। अपने आप में ये अभिनव प्रयास है। कार्यक्रम का उद्देश्य एक ही है कि हम जो अल्मोड़ा की खोई हुई साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत है उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हम ले जाएं, और जो हमारे बच्चे और युवा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे यंग लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये इस कार्यक्रम की खासियत है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने युवाओं को और बच्चों को साहित्य से पुनः जोड़ना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो एक जो हमारे अग्रणी अपने अपने क्षेत्रों के लेखक यहाँ पर आए हुए हैं, उनके साथ उनका संवाद होता रहे, उनसे वो प्रेरित हों। उधर श्रीनगर विधानसभा के थलीसैंड में मौजूद अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन हुआ। इसमें कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं के चलते उत्तराखंड बेहतर शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रहा है। बता दें, कार्यक्रम में कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल भी पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि पिछले 50 सालों से विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है। और कार्यक्रम में पूर्व शिक्षकों और पूर्व छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया।
सब मैं तो देखना चाहना आप सभी तुम्हें सादर प्रणाम कर दो और बहुत बहुत धन्यवाद विशेषकर हमारा जो कैबिनेट मिनिस्टर छन बड़ा बेजे धन सिंह रावत जी के उनवे कार्यक्रम का वास्ता मेरो कार्यक्रम यक लगाए पूरा टीम का तगड़ा और पूरी चौथान पट्टी की थैलीसैंड ब्लॉक से लेकर बुंगी धार तक जब कभी लोग ये कार्यक्रम में आशा सबको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त कर दूं कि आप लोगों ने यक कार्यक्रम का वास्ता नियुक्ति। मैंने इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से इंटरमीडिएट कॉलेज को मैं बना रहा हूँ। 54 लाख रुपए की लागत से उसका लैब बनना है। 10 लाख रुपए की लागत से उसका जो है रफ्तार बाउंड्री वाल किया जाएगा। तो लगभग 3.25 करोड़ रुपए इस इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए मैंने दिए हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे एनसीसी भी खोली जाएगी और दूसरा जो यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड है, अभी तक इनके पेपर जो है वो गैरसैंण होते थे। मैंने ये भी कहा कि अब बच्चे जो है गैरसैंण यहीं पे जो है बोर्ड के पेपर। इस चौथान क्षेत्र में जो भी शिक्षित व्यक्ति है वो जानते हैं कि इसकी महत्ता क्या है। आज चौथान में जो कुछ भी लोग आज विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं उसमें इस इंटर कॉलेज का बड़ा योगदान है। और इसके स्वर्ण जयंती जो समारोह आज आयोजित किया गया है आयोजन समिति के द्वारा, उसमें हम सबको आमंत्रित किया गया। पक्ष जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया, विपक्ष के हम जो लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया। सभी लोगों ने यहाँ पर सब आए और निश्चित रूप में ये पूरे चौथान के लिए एक गर्व का क्षण है। वहीं टिहरी के सीमांत गांव गोवाली पहुंचे जिलाधिकारी ने पूर्व प्रधान बचन सिंह रावत का आमरण अनशन खत्म करवाया। बता दें कि आपदा प्रभावित क्षेत्र गोवाली गांव के कई लोग पिछले 7 दिनों से अपने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे। डीएम को जब इसकी भनक लगी तो वो संबंधित अधिकारियों के साथ गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया, जिसके बाद पूर्व प्रधान ने आमरण अनशन खत्म किया। गेवली में कुछ ग्रामीण लोगों के द्वारा धरना दिया जा रहा था, जिसमें कि विभिन्न मांगों की उनकी एक मांग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें आज हम सभी विभागों के द्वारा यहाँ पर विजिट किया गया है और कई सारी मांगें इनकी हमने आज स्वीकृति दे दी है और विभागों को निर्देशित भी किया गया है। कुछ ऐसी मांगें हैं जिसके लिए शासन से कार्रवाई अपेक्षित है, तो हमने शासन को भी प्रस्ताव भेजने की कार्रवाई करेंगे। और साथ ही जो भी व्यवस्थाएं पिछली आपदा से हमने सीखा है, इसमें अन्य जो आगे आने वाला साल है 2025, उससे पहले अन्य रास्ते हैं, यहाँ पर कुछ पुलियाँ हैं, यहाँ पर एक स्कूल डैमेज हुआ, उन सभी का निर्माण कार्य जल्दी प्रारंभ किया जाए, इसके बारे में डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दिए गए। और हमारे उचित अधिकारी, तमाम अधिकारी वर्ग, सभी विभाग यहाँ पर आए, उनका सबका हम स्वागत करते हैं अपने गाँव में। और हमारी जो 11 तारीख से 10 सूत्रीय जो मांग थी, ये मांग जो है हमारे जिला अधिकारी महोदय के सामने सभी विभागों ने स्वीकृत करने के लिए हमें आश्वासन दे दिया है। और डीएम साहब भी हमें लिखित रूप में एक प्रस्तावित करेंगे हमारे साथ, गांव वालों के साथ, और वो आश्वासन दिया कि हम 10 मांग आपकी हो जाएगी। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने सरकार पर भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। बॉबी पवार का कहना है कि यूपीसीएल के प्रबंधक महानिदेशक अनिल कुमार यादव पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं। उनकी संपत्ति में लगातार दिन पर दिन बढ़ोतरी हो रही है, बावजूद इसके विभाग ने जांच न करते हुए उन्हें पदोन्नत किया है। जब जांच समिति ने ये लिख दिया था कि विभाग विजिलेंस से इनकी जांच करवाएं या उच्च स्तरीय कमेटी गठित करें, परंतु विभाग ने ना तो उन पर जांच करवाई और जांच ना करवाने के बाद उनको आगे पदोन्नत करते गए और उन्हें आगे भेजते गए। आज स्थिति यह है कि अगर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जिन अधिकारियों ने अखंड भ्रष्टाचार विभागों में किया है, और उसके बाद जब चीज़ें निकल कर आई तो उनके नाम पर देखी जा रही है कि उनके नाम और उनके परिवार के नाम 100 से 150 करोड़ 200 करोड़ के बीच संपत्ति का जो ब्यौरा हम लोग दे रहे हैं कि इतनी संपत्ति अर्जित की गई है, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है। थूक जिहाद को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। इस दिशा में सख्ती दिखाते हुए होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट चलाने वालों के लिए एसओपी जारी की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में खाने पीने की चीजों को गंदा करने वालों पर सख्ती शुरू हो गई है। सरकार ने खाने पीने के सामानों में थूकने की घटनाओं के सामने आने के बाद रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल्स के लिए नई एसओपी जारी कर दी है। अब इसी एसओपी के जरिए ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल हाल ही में देहरादून में तंदूरी रोटी पर कथित रूप से थूकने का तो मसूरी में चाय में थूकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद सीएम धामी ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम बनाने के आदेश अधिकारियों को दिए।
सीएम धामी की सख्ती का असर ये हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने अब होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट के लिए एसओपी भी जारी कर दी है। इस एसओपी के मुताबिक होटल्स, ढाबे, रेस्टोरेंट में किचन में काम करने वालों के लिए फेस मास्क और ग्लव्स पहनने के साथ ही सिर को ढककर रखना अनिवार्य होगा। खाद्य पदार्थों को बेचने वाली दुकानों, ढाबों, होटल्स, रेस्टोरेंट में कर्मचारियों को फोटो पहचान पत्र गले में डालकर रखना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही किचन में सीसीटीवी कैमरा लगाना भी अनिवार्य किया गया है। एसओपी में ढाबों, रेस्टोरेंट या होटल्स के किचन में संक्रामक रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को नौकरी पर रखे जाने पर सख्ती से रोक लगा दी गई है। यही नहीं, मीट हलाल है या झटका, ये लिखना भी जरूरी कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के जरिए जारी की गई इस गाइडलाइन का उल्लंघन करने की दशा में 25,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। खाने पीने की चीजों में मिलावट को लेकर न सिर्फ अब सरकार का रुख सख्त नजर आ रहा है, बल्कि विभाग भी इसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन मान रहा है। इस एसओपी की शर्तों को इतनी बारीकी से बनाया गया है कि इसमें खाद्य पदार्थों को हैंडल करते समय धूम्रपान, थूकना या डेयरी उत्पादों को प्रयोग में लाए जाने से पहले व छूने से पहले नाक खुजाना, बालों में हाथ फेरना, शरीर के अंगों को खुजाना आदि हैंड हैबिट पर नियंत्रण के निर्देश दिए गए हैं। जाहिर है कि सीएम की सख्ती के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग जागा और न सिर्फ एसओपी जारी की गई, बल्कि पुलिस अधिकारियों के साथ फील्ड में उतरकर जांच भी कर रहा है। राजधानी देहरादून में पुलिस जब सड़कों पर उतरी तो अनियमितता के आरोप में कई दुकानों का चालान कर दिया गया। लेकिन देखना ये होगा कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग और पुलिस की ये चुस्ती फौरी तौर पर ही रहती है या फिर समय के साथ बनी रहती है। नई टिहरी में वाल्मीकि जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कलाकारों ने भगवान राम, माता सीता और उनके पुत्र लवकुश के साथ ही महर्षि वाल्मीकि के पात्र निभाए और वहीं इन झांकियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। बता दें कि शोभा यात्रा मेन मार्केट से निकाली गई, लिहाजा पुलिस चौकसी नजर आई। लक्सर में सैनी समाज ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जश्न मनाया। सैनी समाज ने बालावाली तिराहे पर जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। जश्न मना रहे सैनी समाज के लोगों ने कहा कि हरियाणा के नवनियुक्त सीएम नायब सिंह सैनी को हर समुदाय का समर्थन मिला है। उन्होंने जिस तरीके से हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी के हाथ में कमान सौंपी और उन्होंने उस कमान को बखूबी निभाया, उस नेतृत्व के आधार पर उन्होंने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है हरियाणा में लहराया है। उसके लिए हम माननीय नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं और नायब सिंह जी को जो उन्होंने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया है उसके लिए हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। और हम सर्व समाज का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने माननीय नायब सिंह सैनी जी को अपने हरियाणा का नेतृत्व करने के लिए चुना है। तो इसलिए इसमें 36 बिरादरियों की जो है जीत है एक तरीके से। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केदारनाथ सीट पर प्रत्याशी चयन, बीजेपी के लिए चुनौती, 6 नामों का पैनल तैयार। भीतरघात से बचने के लिए फूक फूक कर कदम रख रही बीजेपी। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस को जिताओ कैंडिडेट का इंतजार, 3 नामों को लेकर संशय बरकरार। रेस में सबसे आगे हरक, उपचुनाव लड़ने से कर रहे इनकार। अल्मोड़ा में लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज, 3 दिन होंगे 30 से ज्यादा सत्र। लेखन, पर्यावरण और इतिहास पर होगा मंथन, युवाओं को मिलेगी प्रेरणा। उत्तराखंड में थूक पर सरकार का एक्शन, होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट के लिए जारी की एसओपी। अनियमितता बरतने पर 1 लाख तक का जुर्माना।